हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स, और क्लास 11 फिजिक्स में हम देख रहे हैं अभी सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 11 फिजिक्स, और क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। और ये जो वेक्टर एनालिसिस है, हम इसके लास्ट जो लेक्चर्स है वहां पर पहुंच गए हैं। थोड़ी सी वीडियोस मेरी लेट से आ रही है, उसका कुछ रीजन है, थोड़ा इधर उधर हो गया था अभी टाइम मेरा। तो चलिए, अब से आपको रेगुलरली मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियोस आप तक एक जो टाइम इंटरवल है रेगुलर उस पर पहुंचते रहें। ओके, तो चलिए अब इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे सीधे मैं आज की क्लास पर आता हूं। आज का जो क्लास है हमारा, वो इसके पहले लेक्चर का ही मैंने एक और छोटा सा पार्ट बनाया है, इसलिए इसको मैंने 7.1 नाम दे दिया, या 6.1 जो भी हो लेक्चर। यहां मैं आपको आपेक्षिक वेग के बारे में ही बताने वाला हूं कि ये जो आपेक्षिक वेग है, ठीक है, इसके जस्ट पहले लेक्चर में जो मैंने आपेक्षिक वेग बताया था, वहां मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जहां ट्रेन या विमान के बारे में बताया था। तो मालूम है कि जो ट्रेन की गति होती है वो एक विमा में होती है, या विमान जो रहता है, वायुयान होता है, जेट होता है, वो विमा में होता है, 3 डायमेंशन में होता है। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक क्वेश्चन आपको ट्रेन वाला बताया था। ट्रेन कहां चलती है? सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो वहां हमने बात किया था आपेक्षिक वेग का, जब आपेक्षिक वेग 1 डायमेंशन में थी। और एक मैंने जेट वायुयान बताया था, तो बोल सकते हो कि जेट वायुयान मतलब वो 3D में था, ठीक है, 3 विमाओं में था। तो ये दोनों क्वेश्चन बताए थे, मगर एक बहुत ही कॉमन दोनों में चीज थी बेटा, जो ट्रेन है वो भी एक सरल रेखा में चल रही थी, और जो जेट वायुयान है वो भी एक सीधे, देखिए ना, वायुयान आपने देखा होगा, जेट जो धुआं छोड़ती हुई चलती है पीछे से, ठीक है, वो भी कहां चलती है? एक सीधी रेखा में चलती है। तो उसको चलिए हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने कैसे कर लिए? एक विमा वाले कर लिए। तो ये विमाओं, जो विमा था हमारे पास, आपेक्षिक वेग था, वो एक विमा के लिए था। आज के लेक्चर में मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि 2 विमाओं में अगर ये आपेक्षिक वेग वाले जो क्वेश्चंस आ गए, रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन आए, तो उसको कौन से फार्मूले से सॉल्व करेंगे या आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से सारे बच्चे, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे कंटेंट मैं आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल कराने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये सारे के सारे कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और आपके आगे भविष्य के लिए जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें, चाहे आप मेडिकल की, फार्मेसी की, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही मदद देंगे आगे की आपकी तैयारी के लिए। चलिए, तो ऐसे ही आज का हमारा क्लास है बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, तो ध्यान से देखते जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बताया मैंने? सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं बेटा। हमारा हेडिंग होगा, हम आपको आज बता रहे हैं बेटा 2 विमाओं में, 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग के बारे में। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा? 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग बता रहा हूं। ठीक है, relative velocity in 2 dimensions, ये टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे कहां बेटा? हम 2 डायमेंशन में, 2 विमाओं में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं 2 विमाओं में। तो थोड़ी सी बातें, अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं, निकालने वाले हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होगी बेटा 2 चीजों की। ठीक है, ये 2 वस्तुओं की। तो हम यहां 2 ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। एक हम मान के चलेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्या है? एक कोई वस्तु है, वस्तु को नाम दे देंगे ए, और जो दूसरी वस्तु होगी बेटा, उस वस्तु को हम नाम दे देंगे बी। तो हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, वस्तु ए, वस्तु बी, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अब वस्तु ए का वेग वी ए, वस्तु बी का वेग वी बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए वी ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी वी बी, और दोनों सदिश राशियां होती है, इसलिए वेक्टर वी ए, वेक्टर वी बी। ओके, अब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया है ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग,
अपेक्षिक वेग। किसका अपेक्षिक वेग है? बी का, तो बी को पहले लिखेंगे बेटा, किसके सापेक्ष है? ए के सापेक्ष है, तो ए, तो ये होता है वेक्टर वी बी ए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ए के सापेक्ष बी का वेग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, मतलब ये वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी? ऑब्जेक्ट बी की। ये हम फाइंड करते हैं बेटा वी बी, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और वैसे ही आप देख सकते हो बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष किसका? ए का अपेक्षिक वेग, ए का आपेक्षिक वेग। ओके, अब ए का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा वी ए बी, वी ए बी। ठीक है, वी ए बी, ए का बी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ये फॉर्मूला बनता है बेटा वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस क्या बनता है बेटा? वी बी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अब देखिए यहां से इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो वी ए बी है, ठीक है, वो बेटा या मॉड ऑफ वी ए बी, इसका जो रिजल्टेंट है वो मॉड ऑफ वी बी ए के क्या हो सकता है बेटा? इक्वल हो सकता है। कैसे इक्वल होगा बोलेंगे? यहां तो वी बी माइनस वी ए है और यहां क्या बेटा? वी ए माइनस वी बी। अगर मैं इस टर्म को कुछ ऐसा लिख लूं, माइनस साइन बाहर निकाल लूं और इसको मैं लिख लूं वी ए माइनस वी बी, लिख सकते हैं ऐसा माइनस साइन निकालने पर। तो देखो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटा, बस यहां साइन क्या लगेगा? माइनस। तो हम यहां एक बात बोल सकते हैं कि चाहे हम ऑब्जेक्ट बी का रिलेटिव वेलोसिटी देखें किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट ए के, या ऑब्जेक्ट ए का रिलेटिव वेलोसिटी देखें किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में, तो दोनों की वैल्यू जो होती है, जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। कैसी होती है दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू? इक्वल होती है। बस दोनों के जो डायरेक्शंस हैं उनमें चेंजेस आता है या उनमें क्या होता है बेटा? फर्क होता है। तो आपेक्षिक वेग ए का बी के सापेक्ष देखें या बी का ए के सापेक्ष देखें, दोनों का जो परिमाण आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा, वो इक्वल आएगा। बस डायरेक्शंस क्या रहती है बेटा? अलग अलग रहती है। पहली बात ये। अब चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बी के सापेक्ष, इसी में से एक पॉइंट लेके चल रहा हूं ना, बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, जो वस्तु ए है उसका क्या बोलता है बेटा? आपेक्षिक वेग। किसके सापेक्ष बोलता है? बी के सापेक्ष बोलता है। ठीक है, जो बी है उसके सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग हमको देखना है। तो देखिए कैसे देखेंगे हम। अब ए का है तो वेलोसिटी वी ए बी। हमेशा ध्यान रखना, लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। जिसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। ए का रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक वेग निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी लिखेंगे और फार्मूला बनता है बेटा वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। तो देखो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, वी ए, अब यहां मैं साइन लगा देता हूं प्लस और इसको लिख लेता हूं माइनस वी बी, कर सकते हैं, ठीक है। जनरल सी बात है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही का वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए प्लस माइनस वेक्टर वी बी, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां बोलता है बेटा अगर यहां हम अप्लाई करें कौन सा नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम देखें, सदिश योग का कौन सा नियम देखें, त्रिभुज नियम, मैंने पहले के क्लासेस में बता दिया है। त्रिभुज नियम देखें तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से बोलता है क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो दो वेक्टर्स वी ए और वी बी प्लस में है, वी ए और वी बी कैसा है बेटा, प्लस में, तो वी ए और वी बी का परिणामी वेग क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर वी ए बी होगा। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं, एकदम दिमाग में बैठा लो, अभी बहुत यूज करने वाले हैं। बैक टू बैक आपको मैं वीडियोस अपलोड करके देने वाला हूं, लेक्चर
आपेक्षिक वेग और उसके बाद 3 उसके अलग अलग जगह जहां एप्लीकेशंस हैं, उपयोग होते हैं। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे सुनिए, ठीक है। b के सापेक्ष एक आपेक्षिक वेग VAB होता है वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। VAB इज इक्वल टू वेक्टर VA प्लस लिख लिया मैंने और उसको ब्रैकेट में कर लिया। किसको ब्रैकेट में? माइनस VB को, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं मैथ्स के टर्म में, ठीक है, गणितीय भाषा में ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो आप कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, VA वेक्टर VA, ठीक है, प्लस माइनस वेक्टर VB, मतलब VA और माइनस VB, वेक्टर VA और माइनस VB का जो परिणामी है वो VAB होगा। ओके, ये चीज याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, वो अभी जो मैंने चीज आपको बताया, जो फार्मूला लेके चला, उसी पर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। अब यहां में ये ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी वेक्टर VA, ये ऑब्जेक्ट B का वेलोसिटी वेक्टर VB, क्या हो गया बेटा? वेक्टर VB हो गया, ठीक है। ये वेक्टर VB को शो कर रहा है, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। ये क्या शो कर रहा है? वेक्टर VB को शो कर रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? थीटा, ठीक है। कितना एंगल क्रिएट हो रहा है बेटा? थीटा। तो ये वेक्टर VB है, तो ये वेक्टर VB का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। ये क्या शो करेगा? माइनस वेक्टर VB को शो करेगा। ये क्या शो करेगा? माइनस वेक्टर VB को शो करेगा, ठीक है। ये माइनस वेक्टर VB को शो करेगा, ओके। ये माइनस वेक्टर VB को, ठीक है, ये VB। अभी हमने देखा कि VA और VB, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया बेटा, VA और किसका? माइनस VB का परिणामी, इन दोनों का परिणामी क्या होता है? V, ठीक है, VAB। ये परिणामी क्या होता है? वेक्टर VAB होता है। तो यहां से VA और VB का अगर हम रिजल्टेंट निकालें, जैसे हम समांतर चतुर्भुज नियम में करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा वेक्टर VAB। इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? ये परिणामी हो जाएगा वेक्टर VAB। और यहां मैं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूं। ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ये था माइनस वेक्टर VB। क्लियर हुआ डायग्राम आप सभी को? फिर से एक बार देखिएगा बेटा, मैंने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर VA और वेक्टर VB। एंगल कितना क्रिएट हो रहा है बीच में? थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है बेटा। तो VB का अपोजिट डायरेक्शन माइनस V वेक्टर VB को शो करता है, वेक्टर VB हो गया। और अभी हमने पीछे आपको बताया कि VA और माइनस VB का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर VAB होता है। तो मैंने यहां एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो किसको? रिजल्टेंट को शो कर रहा है, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एक मिनट ना, ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो एंगल यहां बन रहा है वो एंगल कितना बनेगा बेटा? ये थीटा है, ये क्या है बेटा? सरल रेखा है, तो बचा हुआ एंगल 180 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। 180 ऋण क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कौन से नियम पर? जो समांतर चतुर्भुज नियम है। कौन सा नियम बेटा? जो समांतर चतुर्भुज नियम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम में रिजल्टेंट क्या देखते हैं हम? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम रिजल्टेंट देखते हैं बेटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां हमारे पास में जो रिजल्टेंट है वो है बेटा VAB। क्या चीज है हमारे पास? VAB है, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट है। एक मिनट थोड़ा सा और इसको लिख देता हूं। या हम जब r की वैल्यू निकालते हैं तो हम निकालते हैं बेटा अंडर रूट। r की वैल्यू क्या निकालते हैं हम? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम फार्मूला निकालते हैं। तो यहां हमारे पास रिजल्टेंट क्या है? हमारे पास रिजल्टेंट है VAB। तो VAB इज इक्वल टू फार्मूला ए के प्लेस में देखते जाएंगे कैसे फार्मूला हम बना रहे हैं। ए के प्लेस में क्या हो जाएगा बेटा? VA का स्क्वायर। बी के प्लेस में क्या हो जाएगा? VB का स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस अब थीटा। VA और VB के बीच में जो एंगल बन रहा है
ध्यान से देखना ना, किसके बीच में बेटा, माइनस वीबी। अब यहाँ रिजल्टेंट आएगा, इसलिए हमने क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ जो रहता है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मॉड ऑफ कैसे आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए मैंने वीबी प्लस लिया। ये कॉस थीटा के प्लेस में क्या हो जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास वी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से वी ए। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो मैं एक बार फिर से इसको लिख के बता देता हूं। कुछ लोगों को लगता है प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है, तो ये देखो कैसे होगा बेटा, आर, आर के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वी ए बी अंडर रूट ए के प्लेस में मॉड ऑफ फैक्टर वी ए का स्क्वायर प्लस माइनस मॉड ऑफ फैक्टर वी बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वी ए मॉड ऑफ वी बी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, ये सब कैसे आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। और एंगल यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से हम देखें तो वी ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 2 वी ए वी बी, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा त्रिकोणमिति। कॉस 180 माइनस थीटा ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वी बी वी ए, ये वी बी, और ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका फार्मूला बन गया बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, वी ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस वी बी का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर निकलेगा, तो माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, 2 वी ए वी बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, आप कोई भी आप रिजल्टेंट आप यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा किसके लिए बेटा, रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्लियर है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब ये समांतर चतुर्भुज नियम हो गया। अब दिशा देखने के लिए, दिशा देखने के लिए हम मानना पड़ेगा, माना जो रिजल्टेंट है वी ए बी वो वेक्टर वी ए से कितना कोण बनाता है, मान के चलते हैं अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। कहां बनाएंगे बेटा अल्फा कोण, ये वी ए है, ये वी ए बी है, तो ये जो अल्फा कोण है यहां बनेगा, ठीक है। तो हमने देखा था फार्मूला पहले भी समांतर चतुर्भुज में, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहां ये फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी, बी की जगह क्या लिखेंगे हम, बी की जगह हम लिख लेंगे वी बी साइन, वी बी साइन थीटा के प्लेस में 180 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा बेटा, वी बी साइन 180 माइनस थीटा प्लस वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला। तो देखेंगे इधर फाइनली हमको tan अल्फा इज इक्वल टू किसके लिए इज इक्वल टू बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो वी बी क्या मिल गया बेटा, साइन थीटा, ठीक है, अपॉन वी ए, और ये साइन 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वी बी कॉस थीटा। इस फार्मूले को लेकर आप कोई भी क्वेश्चन जो दो विमाओं में अपेक्षिक वेग वाला आएगा वो बना सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, ध्यान से एक बार फिर से देखिए बेटा, मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। एक हमने वेलोसिटी लिया बेटा वेक्टर वी ए, और दूसरा वेलोसिटी लिया वेक्टर वी बी, दो ऑब्जेक्ट के लिए। दोनों के बीच एंगल क्रिएट हो रहा था थीटा, मगर हमको लेना था बेटा माइनस डायरेक्शन, तो हमने नीचे की ओर वेक्टर वी बी ले लिया। उन दोनों के बीच 180 माइनस थीटा का एंगल बना। समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे परिणामी सदिश के लिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर दिया। मॉड ऑफ वेक्टर vab इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर va माइनस मॉड ऑफ वेक्टर vb प्लस 2 वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर va मॉड ऑफ वेक्टर vb cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल 180 माइनस थीटा था। तो ये va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर प्लस 2va vb माइनस cos थीटा हो गया, और vab इज इक्वल टू va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा हो गया। माना वेक्टर vab v
वेक्टर VA से कितना कोण बनाता है, बोलता है अल्फा कोण बनाता है दिशा के लिए, तो tan अल्फा वाला फार्मूला लगा देना, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। इस तरह से हम दो विमाओं में आपेक्षिक वेग में आने वाले किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब तैयार रहिए आने वाले बैक टू बैक 3 लेक्चर्स के लिए, बहुत ही मजेदार लेक्चर्स होने वाले हैं। 3 लेक्चर्स हमारे। सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको रैंडमैन प्रॉब्लम कराऊंगा, जहां मैं आपको जो आदमी होता है, कोई भी आदमी होता है, बारिश में जाता है छाता लेकर, तो छाता कौन सी दिशा में रखना है, ऐसा क्वेश्चन जो आएगा उसको हम हल करवाएंगे। वहां महिला और पुरुष दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए पूछा जाता है, क्योंकि छाता लेकर तो हम सभी जाते हैं ना, बारिश होती है तो छाता की जरूरत आदमी को भी होती है, औरत को भी होती है, ठीक है। तो ये रैंडमैन प्रॉब्लम्स बोलते हैं, और क्वेश्चन जो रहते हैं वो आदमी पर भी रहता है, मैन पर भी और वुमेन पर भी, दोनों पर क्वेश्चन आते हैं, ओके। ये उसके बाद हम एक रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे। तो रिवर बोट जो प्रॉब्लम है, रिवर और बोट वाला प्रॉब्लम, वो 2 टाइप का होता है बेटा। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं। और एक होता है रिवर स्विमर प्रॉब्लम, कोई तैरता है आदमी, तैर के कैसे पार करेगा, तो ये हम बारी बारी से आपको बैक टू बैक लेक्चर्स में बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से सभी बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए मैं अवेलेबल कराने वाला हूं। अगर आपको वो कंटेंट साथ में चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं गोपाल सर बस इतना ही बोलूंगा बेटा आज के लिए, ओके। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू।